जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कि हम करिकुलम के चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर आज हम बात करेंगे कि करिकुलम जो सिलेक्शन है इसका प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया है कि जो करिकुलम हमने सिलेक्ट करना है उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर दूसरा हम ये देखेंगे कि किस किस प्रोसेस के ज़रिए यानी कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि करिकुलम जो हमारे पास हमने यानी क्राइटेरिया भी देख लिया, हमने ये देख लिया कि कंटेंट को जब सिलेक्ट करना है, जब करिकुलम हमने सेलेक्ट करना है तो ये प्रोसेस हमने फॉलो करनी है। अब वो जो उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, यानी उस करिकुलम को जो हमने बना लिया, डिसाइड कर लिया कि यार ये नॉलेज हमने शामिल करना है करिकुलम के अंदर, ये चीज़ें शामिल नहीं करनी, अब उनको ऑर्गेनाइज देखते हैं। तीन टॉपिक हम देखेंगे। कंटेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कंटेंट सिलेक्शन के मेथड्स क्या हैं, ठीक है, और कंटेंट ऑर्गेनाइज कैसे करना है। आज हम तीन बातें देखेंगे। अब पहला आ जाता है कंटेंट सिलेक्शन। ये क्या चीज़ है? देखिए, कोई ये एक कोई हैफाजर्ड एक्टिविटी नहीं है, यानी कोई यकमुश्त कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जो मैं अभी कहूँ कि मुझे कंटेंट सिलेक्ट करना है और फौरी तौर पर मैं इधर से उठाऊँ और कॉपी पेस्ट करके ये लें जी। ऐसी चीज़ नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट, उनके एक पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। बहुत सी चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है कि जब कंटेंट सिलेक्ट करना है, जैसे हम बाद में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें मद्देनजर रखना है कंटेंट सिलेक्ट करते हुए, और फिर हमने किस तरह उस कंटेंट को सिलेक्ट करना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अरेंज करना है। बहुत सी चीज़ें कंटेंट जो है ना वो सिलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। अब देखिए, पहले कंटेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। देखिए, मैं फॉर एग्जांपल मैं फेडरल के अंदर वहाँ बैठा हूँ कमेटी के अंदर, और मुझे कंटेंट सिलेक्ट करना है, उस कमेटी का मेंबर हूँ और कंटेंट सिलेक्ट करना है, तो मुझे किन प्रोसेस से किन चीज़ों को मुझे मद्देनजर रखना है। पहली बात, जब कंटेंट सिलेक्ट करना है तो आपको देखना है कि उस कंटेंट की सिग्निफिकेंस कितनी है। यानी कोई टॉपिक मैं कहता हूँ कि यार यहाँ ना जो करिकुलम, जब मैं करिकुलम के कोर्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ इसका ताबा का जो मॉडल है ना ये भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। मतलब उसको हम देखेंगे कि उसकी अहमियत कितनी है, उसकी आगे फर्दर एप्लीकेशन कितनी है, उसका क्या फ़ायदा होगा, वो कंटेंट पढ़ के बच्चा क्या सीखेगा, उसकी क्या अहमियत है, ये चीज़ें हमने देखनी है। फिर दूसरी वैलिडिटी। देखिए, मैं वैलिडिटी से मुराद ये है कि जो आप सपोज जो करना चाहते हैं वही हो। मैं बच्चे को वैल्यूज सिखाना चाहता हूं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं उनको वैल्यूज हिंदू की पढ़ा रहा हूं, तो ये वैलिडिटी उसकी नहीं होगी। यानी ऐसी चीज़, ऐसा कंटेंट पढ़ाया जाए जिसकी वैलिडिटी हो, ठीक है। यानी जो हम चेंजिंग लेके आना चाह रहे हैं नेशन के अंदर, उसी चेंजिंग के लिए उसी के रिलेटेड कंटेंट हो, ना कि कंटेंट उसका उलट। सोशल रेलिवेंस हो, यानी जब आपने कंटेंट सिलेक्ट करना है तो मुझे किसी जो है ना यूरोप के किसी मुआशरे का, यूरोप की किसी सोसाइटी, किसी इलाके का जो है ना वो उसको मद्देनजर नहीं रखना कि वहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है, वो सोसाइटी और है, ये पाकिस्तानी सोसाइटी और है। तो कंटेंट जब भी सिलेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर सोशल रेलेवेंस को देखा जाता है, जो सोसाइटी के लिए काबिल कबूल हो, जो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी गुजारने के असूलों के मुताबिक हो, यानी वहाँ के लोग उसको पसंद करें, उस तरह होना चाहिए। दूसरा, यूटिलिटी होनी चाहिए। यूटिलिटी मतलब उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो। ऐसे नहीं है कि धड़ाधड़ कंटेंट सिलेक्ट कर लो, भाई उसकी देखो उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे है, उसकी क्या लाइफ के अंदर उसका क्या क्या एप्लीकेशन, वो देखें। लर्नेबिलिटी, भाई वो क्या लर्निंग करने के काबिल भी है। ऐसा कंटेंट, मैं फर्स्ट ईयर की एजुकेशन की किताब बना रहा हूं और मैं उसके अंदर कंटेंट इतना डीप डेप्थ में डाल देता हूं जो कि एक पीएचडी लेवल की रिसर्च, केस स्टडी लेवल की मैं चीज़ में डाल देता हूं, तो भाई वो उसके लिए नहीं है। यानी ऐसा हो जिसकी लर्नेबिलिटी हो, जिसको लर्न किया जा सके, जो उस लेवल के स्टूडेंट के माइंडसेट के अकॉर्डिंग हो। फिर उसके बाद वो ऐसा हो जिसके अंदर वो पढ़ने वालों का इंटरेस्ट डेवलप हो। ऐसा खुश्क, ऐसा मैं करिकुलम बना देता हूं, और वो करिकुलम जो है वो तो बच्चों को उसके पता ही कोई नहीं है, बच्चे उसको समझते ही कोई नहीं है, उनका प्रीवियस नॉलेज उसके साथ मैच ही नहीं करता, उनकी उसके साथ कोई बॉन्डिंग होती नहीं है। तो ऐसा कंटेंट जो हमने सिलेक्ट नहीं करना। यानी कुछ बातें आप अपने ज़हन के अंदर रख लेनी है। आप लोग फेडरल के आप बैठे हैं, आपका जिम्मे लगा है कि भाई आपने ये करिकुलम बनाना है, फलां क्लास का करिकुलम आपने बनाना है। अब आप करिकुलम बनाने बैठे हैं तो आपको इन 6 बातों को मद्देनजर रखना है। भाई इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, भाई इसकी वैलिडिटी क्या है, ये क्यों, इसकी क्या सोशल रेलेवेंस इसकी देखनी है, मुझे उसकी यूटिलिटी देखनी है कि लर्नेबिलिटी भी है, क्या बच्चे उसके इंटरेस्ट भी लेंगे। इन चीज़ों को मद्देनजर रख के मैंने कंटेंट को जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप देखते हैं मेथड ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। दूसरा क्या है,
यानी अब मैंने क्राइटेरिया मैंने पढ़ लिया है, मुझे पता लग गया कि यार ये इन चीज़ों को मैंने मद्देनजर रखना है। अब मुझे देखना है कि मुझे जो मेरे क्या मेथड, कौन से मेथड, यानी देखें मैं डाटे को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि फलां चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दो। जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई इसका कौन सा प्रोसेस है। क्या मैं उसको एज ए एक्सपर्ट अपने ओपिनियन की बुनियाद पर ले रहा हूँ, क्या मैं उसको एज ए प्रैक्टिकल बुनियाद पर ले रहा हूँ कि यार इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, क्या मैं उसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके ले रहा हूँ कि यार ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और उसके बाद मैंने देखा है कि ये फ्रूटफुल है, ये होना चाहिए, मैं तब कर रहा हूँ। क्या मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि मैं लोगों की राय लेके और उसके बाद मैं उसको डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यानी मैंने जो डाटा सिलेक्ट करना है, जो कंटेंट मैंने सिलेक्ट करना है, उसके अंदर कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के मेथड्स हैं कंटेंट्स को सिलेक्ट करने के। पहला है जजमेंटल प्रोसीजर। अब जजमेंट कौन करेगा? देखें जो एक्सपर्ट होता है ना, जो एक्सपर्ट बंदा होता है वो जजमेंट करता है। मैं एजुकेशन 10 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं 10 साल पढ़ाने के बाद मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि कौन कौन सी चीज़ें फर्स्ट ईयर के बच्चे को नहीं पढ़ानी चाहिए, उसके कैलिबर की नहीं है और उसको फ़ायदा कौन किसी चीज़ें इस फर्स्ट ईयर का बच्चा जो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ के अंदर एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो कौन सी बेसिक चीज़ें जो मैं उसे पढ़ाऊँ ताकि उसको कोई एजुकेशन सब्जेक्ट का तारुफ हो जाए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो पता चल जाए। तो मैं अपने 10 साल के एनालिसिस के 10 साल की एक्सपर्टनेस की बुनियाद पे मैं जजमेंट देता हूं, अपने राय देता हूं। उस राय की बुनियाद पे मैं चीज़ों को इंक्लूड करता हूं, चीज़ों को एक्सक्लूड करता हूं। यानी जजमेंटल होगा कि कंटेंट सिलेक्ट करने वाला अपनी जजमेंट की बुनियाद पे अपने जो है वो तजर्बे की, अपने माजी की प्रीवियस, यानी कोई बंदा इस चीज़ एक्सपर्ट हो जाता है ना, उसको नए तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर कार का ड्राइवर हूं, मुझे कार चलाना आती है, मैं अब जजमेंट दे सकता हूं कि इसने ये की, उसकी जो ये वाली गलती थी उसकी वजह से इसका जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ है। तो ये मैं अपनी जो जजमेंट दे रहा हूं अपनी एक्सपर्टनेस की, अपनी जो वैल्यूफुल, आपने देखना है कंटेंट जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यूफुल है कि नहीं है, उस बुनियाद मैं अपनी एक्सपर्टनेस की बुनियाद पर फैसला कर रहा हूं। जजमेंटल प्रोसीजर होगा। उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होऊंगा। दूसरा देखिए, हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। अब पहले देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने पढ़ी। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जिसके अंदर सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस देते हैं कि यार ये होगा तो ये होगा। अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों की लर्निंग अच्छी होगी, उनका इम्पैक्ट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से बच्चों के ऊपर अच्छा होता है। अब मैंने ये हाइपोथेसिस दे दी। अब हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए क्या मैं एक कंट्रोल इन्वायरमेंट कायम करूंगा। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक कंट्रोल ग्रुप होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो क्या होगा कि मैं उसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए बच्चों को पढ़ाऊंगा। कंट्रोल ग्रुप ये होगा कि जो जैसे चल रहा है वो चलने दिया जाए और फिर उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा। फिर उसके बाद देखूंगा कि मेरी हाइपोथेसिस जो मैंने दी थी, क्या जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जो कंट्रोल ग्रुप है, जब उनके बच्चों को मैंने एवेल्युएट किया है, क्या उन दोनों का रिजल्ट सेम आया है, या जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जहां पे मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए पढ़ाया है, वो आगे निकल गया है। अगर वो आगे निकल गया है तो इट मीन मेरी जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो गई, हाइपोथेसिस टेस्ट हो गई मेरी। तो ये रिजल्ट इस बुनियाद पे जो हम कर रहे होते हैं कि हम प्रॉपर कंटेंट सिलेक्ट करने से पहले, जैसे हम पायलट टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की कम्युनिटी को एक नई चीज पढ़ाने जा रहे हैं, हम पहले कुछ स्कूलों, चंद स्कूलों के अंदर उसको वो चीज पढ़ाते हैं और रिजल्ट देखते हैं, क्या टीचर पढ़ा सका, क्या बच्चों को चीज की समझ आ गई, क्या एवेल्यूएशन के ऊपर बच्चों ने हमें खातिर खा रिजल्ट दिए हैं, क्या सोसाइटी के अंदर वो जो चीजें हम इनकलकेट करना चाह रहे थे वो सोसाइटी के अंदर इनकलकेट हो गई हैं। इट मीन हमारा जो तजर्बा था, हमारा जो नया करिकुलम था वो वहां पे कामयाब हो गया है। सो हम इसको अब अपने करिकुलम के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो जो इस बुनियाद पे हो रहा होता है, कंटेंट को सिलेक्ट किया जा रहा होता है, उसे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कहते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आज इसके बाद हम तीसरा जो हम बात करें वो एनालिसिस प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल की बात हम करते हैं कि जो हम दिमाग से सोच विचार करके, गौर व फिक्र करके चीज़ों को इधर उधर लिख के और देखते हैं ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इस तरह करके हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं उसको हम एनालिटिकल प्रोसीजर कह रहे होते हैं। देखिए, मैं मिसाल के तौर पर एक कंटेंट है, मैं एक चीज़ पढ़ाना चाह रहा हूँ और मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पूछता हूँ यार तेरी क्या राय है कि क्या ऐसा होना चाहिए, यार तू बता ये वाली चीज अगर तेरी जॉब के अंदर शामिल कर ली जाए क्या तुझे जॉब में फायदा होगा, यार ये चीज शामिल कर ली जाए, यार आप बताओ यार आप बताओ यार। मैं मुख्तलिफ लोगों से राय लेता हूं, मैं क्वेश्चनियर करता हूं, मैं सर्वे करता हूं, मैं लोगों की राय लेता हूं, लोगों की सोच विचार उसके ऊपर करवाता हूं। जब वो लोग उसके ऊपर अपनी राय देते हैं, जब मैं उसके ऊपर करता हूं, जैसे आप वो होता ना
वो हम पीपीएससी के अंदर एनालिसिस के सवाल होते हैं जी, ए बी सी डी ई। अब ये 4-5 बंदे हैं, ए जो है ना वो ए बी का ये लगता है, बी सी का ये लगता है, डी डी इस तरह लगता है। फिर मैं उसमें सवाल पूछता हूँ, हाँ जी बताओ ए डी का क्या लगता है, हाँ जी डी बी का क्या लगता है। अब मैं उसके ऊपर सारी बार लिख रहा हूँ, रिलेशन बना रहा हूँ, एट द एंड उसको बता रहा हूँ। यानी एक हम अच्छी खासी सोच विचार करके या कुछ चीज़ों को पूछ के राय लेके उसके बाद जो है वो सबकी मुतफिक तौर पर हम एक डिसाइड कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हम परफॉर्मेंस देख के बता रहे होते हैं, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। यहां तक पता लग गया होगा। 3 चीजों की बात की हमने। पहला हमने कहा जजमेंटल एक्सपर्ट हूं, मेरी बात जो है वो फाइनल है, मैंने वो अपने तजर्बे माजी की बातों की बुनियाद पे मैंने कहा ये ठीक है। एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने जो अभी हमारा क्या मेथड था तीसरा, जिसको हमने कहा है कि एनालिटिकल मेथड, कि जिसके अंदर हम एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्वेश्चनियर सर्वे करेंगे, उसके बाद उनकी राय लेंगे, उसको इची बिची एवरीथिंग हम देखेंगे और फिर हम उसके बाद बुनियाद पे जो बात कर रहे होते हैं वो हमारे पास एनालिटिकल होता है। अब आ गया तीसरी बात है, हमने ये क्राइटेरिया भी देख लिया, हमने कंटेंट सिलेक्शन की बात भी कर ली। अब हम देखते हैं कि कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। देखें, मैं बैठा हूं, मैंने आपका मिसाल के तौर पे जब आपको पढ़ाने के लिए, आपको करिकुलम पढ़ाने के लिए मैं बैठा और मैंने लिखा यार मुझे ना इनको बताना है कि ये जो करिकुलम है, करिकुलम सिलेबस और ये कोर्स के अंदर क्या फ़र्क है, ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। फिर ये फाउंडेशन क्या है, ये जो अनासिर क्या है, इसके जो है ना ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं करिकुलम के, ये सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, कंटेंट, ये यार इनको बताना चाहिए कि टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या है, यार कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहिए। यार 5-6 मॉडल काफ़ी हैं, मैं इनको ताबा मॉडल, टेलर मॉडल, व्हीलर मॉडल, निकोलस मॉडल और इसके अलावा लिटन मॉडल, मैं इनको यार ये 2-4 वाकर मॉडल ये पढ़ा दूं, ये काफी है, कोई 20-30 मॉडल की जरूरत कोई नहीं है। अब ये मैंने किया, मैंने बैठ के लिखा कि यार ये मैंने ये कंटेंट पढ़ाना है। अब ये पढ़ाने के बाद फिर मैंने सोचा यार इनको तरतीब कैसे लगाऊं, सबसे पहले क्या पढ़ाऊं, क्या मैं पहले टॉपर मॉडल पढ़ा दूं, पहले टेलर पढ़ा दूं, फिर बाद में बताऊं कि करिकुलम कोर्स और सिलेबस में क्या फर्क है। नहीं यार, मुझे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, मुझे एक तरतीब के साथ मुझे जो है कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है। तो यार पहले दिन मैं बताऊंगा उनको कि करिकुलम क्या होता है, फिर दूसरे दिन मैं बताऊंगा कि करिकुलम सिलेबस कोर्स में क्या फर्क होता है, फिर मैं बताऊंगा ये एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम क्या है, फिर मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या है, फिर मैं इनको बताऊंगा फाउंडेशन ऑफ करिकुलम क्या है, फिर मैं इनको बताऊंगा कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर उनको बताऊंगा कि टेलर मॉडल क्या है, फिर मैं बताऊंगा टाबा मॉडल क्या है, फिर मैं कहूंगा व्हीलर क्या है, व्हीलर क्या कहता है, वॉकर क्या कहता है, निकोलस क्या कहता है, लेटन मॉडल क्या कहता है। मैं इस तरतीब से आपको बातें बताऊंगा। तो यानी प्रॉपर मैं कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, कंटेंट को क्या कर रहा हूं, ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कहता है कि हमने देखनी है, ऑर्डरिंग देखनी है कि मुझे पहले क्या बताना है, फिर क्या बताना है, मुझे प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से लेके आना है, मुझे कोई मुश्किल चीज पहले नहीं बतानी, मुझे ऐसा करना है। मेरा असल मकसद ये है मेरे बच्चों को, मैं जिनको पढ़ा रहा हूं उनको बात की समझ आ जाए, उनकी लर्निंग के अंदर आसानी हो। मैं कंटेंट को ऐसे ऑर्गेनाइज करूं कि हर स्पाइरल करिकुलम की तरह पिछली चीज अगली के साथ टच हो और उसका बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, वो पिछली बात को जानता हो तब मैं अगली बात बताऊं। ये ना हो कि मैं पहले मुश्किल बात बता दूं और उसके बाद में बेस बना रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेंट सिलेक्ट करते हुए 2 बातों को मद्देनजर रखना है हमने। पहली बात को मद्देनजर रखना है स्कोप ऑफ करिकुलम कंटेंट, जो करिकुलम है उसका स्कोप क्या है, स्कोप के लिहाज से देखना है। देखो मैं कंटेंट सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं देखूंगा कंटेंट का स्कोप क्या है। स्कोप से मुराद ये है कि उसकी अहमियत के लिहाज से, उसकी नीड के लिहाज से, उसकी जरूरत के लिहाज। दूसरी देखना सीक्वेंस कैसे होनी चाहिए, पहले ये, दूसरी ये, तीसरी ये चीज होनी चाहिए। स्कोप के अंदर क्या देख रहे होंगे कि मैं देखूंगा कि मैं छठी के बच्चे को साइंस पढ़ा रहा हूं, छठी के बच्चे के साइंस के अंदर मैं फोटोसिंथेसिस का तारुफ बता रहा हूं, तो मैं तारुफ की हद तक ही रखूंगा, मैं कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा वास्ट नॉलेज के जरिए नहीं जाऊंगा, मैं उसकी टाइप्स बताने में नहीं टाइम गुजारूंगा, मैं उसकी डेप्थ के अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। यार मुझे छठी का बच्चा पहली दफा साइंस पढ़ रहा है तो मैं उसको थोड़ी सी यार सिर्फ बता दूंगा फोटोसिंथेसिस होता क्या है, या 2 उसकी मेजर टाइप्स बता दूंगा कि इस तरह, यानी कोई चीज मुझे नहीं पता टाइप्स हैं कि नहीं है, एक जनरल बात कर रहा हूं। अच्छा, यानी मैं डेप्थ और ब्रेथ जो है वो डिसाइड कर रहा हूं। स्कोप के अंदर आएगा कि कितना कंटेंट मुझे बच्चे को पढ़ाना है जो एक टाइम के अंदर वो लर्न कर सके, जो 6th क्लास का बच्चा लर्न कर सके। वही चीज मैं एफएससी के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो अब 6th क्लास का लेवल और था, 2nd ईयर का लेवल और है, वहां पे जाके मैं चीजों को थोड़ी ब्रेथ बढ़ाऊंगा, थोड़ी उसकी जो है वो डेप्थ बढ़ाऊंगा। तो फिर इस तरह यानी देखना है कि मैंने कौन सा कंटेंट शामिल करना है, कौन सा नहीं करना, क्या बच्चा ऑलरेडी जानता है, क्या चीज मैंने
नहीं देनी है, किन चीज़ों को आपस के अंदर मैंने मर्ज करना है, किन चीज़ों को मैंने सेपरेट करना है, तो ये स्कोप ऑफ करिकुलम हो जाएगा। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ करिकुलम कंटेंट। सीक्वेंस ऑफ करिकुलम की अब मैं देखूंगा कि भाई पहले सिंपल हो फिर कम्प्लेक्स की तरफ जाऊं। भाई मैं पहले जो है वो प्रीरेक्विजिट क्या है कि एक चीज को लर्न करने के लिए पहले क्या चीज है। जो मैंने मैट्रिक में दाखिला लेना है तो मेरे पास 8वीं क्लास पास होना जरूरी है, मेरे लिए 8वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्रीरेक्विजिट है यार ये चीज। मैंने अगर दाखिला फॉर्म जमा करवाना तो प्रीरेक्विजिट है कि मैं ये चीजें पूरी करके आऊं। तो प्रीरेक्विजिट क्या है? क्रोनोलॉजी, हर चीज को टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम, अब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो हिस्ट्री पढ़ाते हुए मैं ये नहीं कर सकता 2023 पहले बताता हूं, 2010 बाद में बताऊंगा, 2001 बाद में बताऊंगा, नहीं, मैं सीक्वेंस के साथ आऊंगा। मैं 2001 से लेके मैं स्टोरी बिल्ड करके लेके आऊंगा और 2023 तक आपको लेके आऊंगा, यानी जिसके अंदर प्रॉपर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के एक तरतीब टाइम सीक्वेंस के मुताबिक लेके आ रहे होते हैं। फिर होल टू पार्ट, पहले मैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कोई चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपका बेसिक, मैंने आपको यहाँ सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने बताया कि मैंने कंटेंट को अरेंज करना, आपके माइंड के अंदर आ गया कि ऑर्गेनाइज के अंदर सब ये बात कर रहे हैं कि कंटेंट तरतीब कैसे देना है। मैंने आपका होल क्लियर कर दिया। अब मैं पार्ट की तरफ आ रहा हूं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको हम पार्ट बोलेंगे। और फिर उसके बाद इंक्रीजिंग एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन आई थिंक इसकी स्पेलिंग मैंने गलत शायद लिख दी है। एब्स्ट्रक्शन से मुराद ये है कि अब मैं शुरू में कंक्रीट चीजों की तरफ से लेके गया कि ये चीज कंक्रीट चीज जो चीजें आसानी से लर्नेबिलिटी हो जिसकी, फिर उसके बाद मैं उसको आपके हाइपोथेसिस की तरफ, आपको ख्यालों के इमेजिनेशन की तरफ, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ, वो चीजें जो मौजूद नहीं है उनकी तरफ गौर और फिक्र, सोच विचार करने वाला कंटेंट में शामिल कर दूंगा। स्पाइरल सीक्वेंस होगी, पहले आसान, अगली दफा उसके अंदर उसी पिछले के साथ थोड़ा सा मुश्किल, फिर थोड़ा सा मुश्किल, मैं इस तरह आपको हायर लेवल के ऊपर लेके जाऊंगा। ये मेरी स्पाइरल सीक्वेंस के अंदर ये देखेंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम मॉडल को देखेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। वैसे मैं एक बात सोच रहा था पढ़ाते हुए, मेरा पढ़ाने का अंदाज पता नहीं इस क्लास में भी ऐसे होता है, मोटिवेट हो जाता हूँ समटाइम, और उस पढ़ाने के अंदर जो है ना मैं ऐसे लग रहा होता हूँ कि यार अगर तो मैं मौलवी होता ना, मौलवी तो हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी मस्जिद को संभाला होता ना, मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा मौलवी बन सकता था, यानी वो स्पीच अच्छी कर सकता था। यार ये जो मौलवी जो गरज रहे होते हैं ना, ऐसे एक सांस के अंदर बोली जा रहे होते हैं, तो शायद कहीं अगर मैं मौलवी बन जाता ना तो अच्छा। वैसे मौलवी बनने को नहीं देता, कभी कभी दिल करता है कि यार अपने नॉलेज की बुनियाद पे, या वैसे दिल करता है कि यार अवाम में अवेयरनेस फैलाने की बुनियाद पे ना मुझे मस्जिद के मेंबर के ऊपर जुम्मे की तकरीर करनी चाहिए, ताकि यार जो मैं सोचता हूँ कि जो तब्दीलियाँ सोसाइटी के अंदर आनी चाहिए वो जो है ना वो इनकलकेट नहीं हो रही। मौलवी वो चीज़ नहीं बता रहा तो मुझे बतानी चाहिए, लेकिन हमें कौन इजाज़त देता है जी? हमें वो जो मौलवी बैठा है उसको तो वो मतलब क्या बात करें कि उसको तो अच्छा नहीं लगता कि कोई ज़रा सी बात कर दे कि कहीं ये मेरी सीट के ऊपर कब्जा ना कर ले। भाई 8-10 हज़ार वाली सीट के ऊपर हमने क्या कब्जा करना है। लेकिन अगर मैं एक मौलवी होता तो मैं अच्छा मौलवी होता, मतलब अगर मेरे पास मस्जिद होती, अगर मुझे कहीं पे मिंबर संभाला होता मैं लोगों की, कहीं मुझे कोशिश मतलब मौका मिलता कि मैं अपने स्टूडेंट की, हम करते हैं बहुत कोशिश करते हैं, और अगर मुझे सोसाइटी को चेंज करने का मौका मिलता इस लिहाज से तो बातें अच्छी कर लेता। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।